नमस्कार बंधुरा आजकेर पर्वे आपनादेर सबाइके स्वागत जानाई। आज आपनादेर निये जाबो मध्यप्रदेशेर गोयालियर फोर्टे। आजकेर एई पर्वे समग्र गोयालियर फोर्ट आपनादेरके घुरे देखाबो एबं सेई संगे थाकबे गोयालियर फोर्ट तैरिर नानान इतिहास। संगे थाकुन। कलकाता थेके गोयालियर किभाबे जाबेन? ट्रेने जेते चाइले हावड़ा स्टेशन थेके गोयालियर जाওয়ার दुटी ट्रेन रयेছে, चम्बल एक्सप्रेस एबं आग्रा केंट एक्सप्रेस। এছাড়া আপনারা চাইলে ফ্লাইটেও যেতে পারেন। সেক্ষেত্রে কলকাতা এয়ারপোর্ট থেকে গোয়ালিয়র এয়ারপোর্ট অবধি সরাসরি স্পাইস জেটের ফ্লাইট রয়েছে। তাছাড়া আপনারা দিল্লি ভায়া হয়েও ফ্লাইটে করে যেতে পারেন। তবে এবারের যাত্রায় আমরা ফ্লাইটে করে গোয়ালিয়র এয়ারপোর্ট পৌঁছব। ইতিমধ্যে আমরা গোয়ালিয়র পৌঁছে গেলাম। যদি একদিনে আপনারা গোয়ালিয়র ফোর্ট সমেত সমগ্র গোয়ালিয়র শহর ঘুরে দেখতে চান তাহলে একটি গাড়ি বুক করে নেওয়াই ভালো। সেক্ষেত্রে গাড়ি ভাড়া বাবদ আপনার খরচা হবে 2 থেকে 2500 টাকার মতো। এছাড়া সমগ্র ফোর্টটি ঘুরে দেখার জন্য আপনারা সঙ্গে গাইডও নিতে পারেন। গাইডের জন্য খরচ পড়বে 750 থেকে 800 টাকার মতো। রেনো রনা রনা लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा फेमस राजा मानसी हुए हैं। इनका टाइम 15वीं शताब्दी में रहा। इन्होंने इस महल को बनवाया, जिस महल का नाम रखा मान मंदिर पैलेस। मानसी नाम के राजा 2 हुए हैं भारत में। एक राजा मानसी जयपुर वाले थे जो अकबर के समय थे, वो मानसी नहीं है। ये बाबर से पहले, मुगल टाइम से पहले हुए हैं। ये महल पूरा राजपूत डिजाइन का बना हुआ है। इसमें इस्लामिक डिजाइन, मुगल डिजाइन नहीं है। जितना ये कलर आप देख रहे हैं सब उसी जमाने का है, राजा मानसी के समय जब बनवाया था। इनमें चित्रकारियों में टॉप पर हाथी बना हुआ है, राइट में कुन्ने पर शेर है, दूसरी लाइन बदक की है, सबसे नीचे लाइन मगर की है। मगर गंगा का वाहन होता है, बदक सरस्वती का है, शेर दुर्गा का है, हाथी इंद्रभगवान का है। इनको देखने से पता चल रहा है किसी राजपूत राजा ने इस महल को बनवाया। और जो भी गुम्बद बनी है ऊपर, इनके हेड के ऊपर गोल्ड प्लेट से ढका हुआ है ना। जब बाबर ने दिल्ली जीतने के बाद ग्वालियर आए, ग्वालियर में आकर के इस खूबसूरत महल को देखा तो उन्होंने बाबरनामा बुक में जो अपने हाथों से लिखा है बाबर ने, तो उसके बारे में वहाँ इसके बारे में कुछ उन्होंने जिक्र किया है, यानी वर्णन किया है कि लेडीज़ के शरीर के ऊपर गले में जो सोने का हार शोभा देता है। इसी तरीके से भारत के महलों की श्रृंखलाओं में मानसी का महल एक सोने का हार है। सारे महलों का नेकलेस माना है, इतना सुंदर सजा हुआ है। ये 800 धातु की बनी हुई है, सारी धातुओं को मिला करके। इसमें चलाने का जो सिस्टम होता था, आगे से पाउडर डालते थे, रॉड होता था लंबा, उससे गज के आ जाता है, गज से पंच किया जाता था तो पाउडर पीछे पहुंच जाता था यहाँ। और यहाँ पर हॉल है, इसमें बत्ती लगा दी जाती थी, फिर बीच में गोले डाले जाते थे, पोटास की धात लगा दी जाती थी लास्ट में। अब ये भरी रखी हुई है, जब जरूरत पड़ेगी तो बत्ती में आग लगा दी जाएगी। और बत्ती जैसे ही जलेगी और पाउडर से टच होगी, ब्लास्टिंग होगा, प्रेशर से गोला आगे फेंकेगा।
तो ये सिर्फ हिट करता था, ये फटता नहीं था। ये फटने वाले गोले नहीं थे, सॉलिड गोले होते थे लोहे के, आयरन के, जो है ना दीवार को तोड़ने का काम करते थे। दूसरा यह है कि अगर ये तो दीवार तोड़ने के लिए तो इसमें डाला जाएगा गोला, लेकिन जब वहाँ से कोई फौज आ रही है, हाथी वगैरह आ रहे हैं, तो उनको कैसे, उनको डिफीट देने के लिए छर्रे डाले जाते थे। तो ये जो है चारों तरफ ऐसे फैलता था, फैल करके जाते थे तो काफी एरिया कवर कर लेती थी एक ही तो। एक जगह कैनन प्लेटफॉर्म पर 2 तोपों को यूज किया जाता था, एक भर रही है और एक चालू कर, इस तरीके से। हमने देखे हैं भारत में बड़े बड़े महल हैं, खूबसूरत भी हैं, लेकिन ये महल जिसको भी आप देखने आए हैं ये डिफरेंट है हर महलों से। अब आप कहेंगे ऐसी क्या चीज है कि जो डिफरेंट हर जगह से है, तो उसमें ये 3 खूबियां हैं जो कहीं भी नहीं है। एक तो ये है कि इसके अंदर बेसमेंट है, सारे बेसमेंट खुले हुए हैं, -1, -2, -3 लेवल तक देखने को मिलता है, जो इसके अलावा और कहीं बेसमेंट नहीं खुले। दूसरी खासियत है कि अंदर बाहर जितना भी कलर देखते हैं वो सारा नेचुरल वेजिटेबल कलर है, इतना सादित कलर भी नहीं देखने को नहीं मिलता। तीसरी खासियत एक है, एक ही महल के अंदर 5 सिस्टम देखेंगे आप। सिस्टम टेलीफोन कैसे होता था, डीजे कैसे होता था, कूलर कैसे चलता था, अलार्म सिस्टम क्या था, लाइट को नीचे रिफ्लेक्ट करने के लिए पेरिस्कोप सिस्टम कैसे यूज किया गया, ये हर जगह अलग अलग जगह पे अभी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जिस कक्ष में, जिस रूम में भी आप हैं, ये संगीत रूम था। पहले राजपूत राजाओं में पर्दा चलता था, रानियां हमेशा पर्दा रखती थी, तो इसमें ऊपर 8 झरोके हैं, हर झरोके के पीछे ब्लैक कलर के पर्दे डाल दिए जाते थे। पर्दे के पीछे बैठी हुई महारानियां नीचे बैठे संगीतकारों को देख सकती थी, लेकिन नीचे बैठे हुए संगीतकार इन रानियों को नहीं देख सकते थे। जाली में देखोगे तो जेंट्स और लेडीज को डांस करते हुए सीन बने हुए हैं। ये डांडिया डांस करते हुए सीन है जो गुजरात में होता है, जिसे गुजराती डांस कहते हैं। अभी आप है, इनका प्राइवेट मीटिंग हॉल था जिसे दीवाने खास कहा जाता है, और इसमें मृगनयनी को ही बुलाया जाता था, लास्ट वाली रानी को। तो राइट हैंड पर यहाँ पर 9 झरोके हैं रानियों पे बैठने के लिए, लेकिन जो स्टेट वाइज राजा होते थे यहाँ ओपन वाली बालकनी में बैठते थे सामने। राजा मानसिंह महम राजा थे, इनके बैठने के ऊपर औला था, इसके ऊपर एक छितरी थी वो टूट गई है। मंत्रीगण नीचे बैठते थे जहाँ पर हम खड़े हैं। जब इनको डिसीजन लेना होता था भगवान के सामने रखते थे। मंदिर था, इसी मंदिर के नाम से इस पूरे पैलेस का नाम है मान मंदिर पैलेस। जब ये मंदिर बनाया गया तो बाहर की कार्विंग में देखोगे एलिफेंट बने हुए हैं 2 जी, एलिफेंट गणेश के फेस के रूप में बनाए गए हैं। ये कमल का फूल ब्रह्मा जी का संकेत कर रहा है, रुद्राक्ष शिव जी पहनते शिव जी का सिंबल है, चक्र विष्णु जी का सिंबल है। ये सारे प्रूव कर रहे हैं कि पहले मंदिर था। इनमें रंगीन रंगीन कांच और डायमंड्स लगे हुए थे। पहले के समय लाइट नहीं थी, स्टैंडों पर और लैंप रखी जाती थी, और लैंप को फिर रोशनियां जब गिलास और डायमंड से पड़ती थी तो लाइट की चमक, लाइट का रिफ्लेक्शन होता था। लाइट को जब बंद करनी होती थी तो ऊपर ये हुक से इनके द्वारा पर्दे डाल दिए जाते थे। मुगल टाइम आया, मंदिर को हटा दिया, इस पूरे महल को जेल रूम यूज किया था। मुगल पीरियड के बाद जब राजा सिंधिया आए तब इन्होंने इस रूम को यूज किया बेडरूम। तो पहले अलार्म घड़ियाँ नहीं थी, सुबह के 4 बजे मुर्गे की आवाज़ को सुनकर के 2 लेडी जाती थी, पैरों में घुंघरूओं को पहन करके ये बाहर वाली गहली से दौड़ के राउंड लगाती। भैया ठोकना नहीं, किसने ठोका है? ठोका नहीं के भाई। ये पुरानी धरोहर है, अगर हम और आप इसके संरक्षण नहीं करेंगे तो आगे वाली पीढ़ी नहीं देख पाएगी, इसलिए इसको हमेशा केयर करके चलना है। कोई भी ठोका टाकी नहीं सकता। राजा मानसिंह के समय का राज परिवार का सिंबल होता था, झंडे के ऊपर, सिक्के के ऊपर मोहर रहती थी सनफ्लावर की। इनके 2 कोडवर्ड सिंबल होते थे, जैसे राइट में ऊपर देखते हैं तो डांस करते हुए मोर बनी हुई है, ये आनंद का प्रतीक होता था। जब कोई फेस्टिवल, कोई फंक्शन होता था तो ये मोर के झंडे को बना करके दिखाते थे। राजा पर जब कोई अटैक होता था तो लेग हॉर्स का है, बॉडी ड्रैगन की है, हेड एलिफेंट का है, कैप्चर एलिफेंट को कर रहा है। ये सिंबल फाइटिंग के लिए होता था, फीस फाइटिंग का, फीस सेटिलमेंट का, फीस डायनेस्टी का। जब जैसा माहौल होता था वो झंडे के ऊपर चित्र बना करके दिखाया जाता था। इसमें फिर से बताइए सर, ये इसका सील किसका है? इसका जो लेग है वो हॉर्स का है। लेग हॉर्स का? हॉर्स जो होता है सबसे ज्यादा तेज दौड़ने वाला। यस, हॉर्स पावर से बना है ना। हाँ जी। दूसरा बॉडी है तो सबसे ज्यादा एनिमलों में बॉडी को सबसे ज्यादा माना जाता है ड्रैगन की। ओके।
फिर इसके सिर सबसे बड़ा है तो हाथी का है जी। तो हाथी का सिर बना है। फिर वो हाथी को पकड़े हुए है तो हाथी छोटा लग रहा है, ये छोटा है नहीं, लेकिन छोटा उसके सामने दिख रहा है। वो इतना बड़ा है, इतना बड़ा हो गया ना वो तीनों मिलके कि उसके सामने हाथी भी छोटा लग रहा है। तो ये सिंबल फाइटिंग के लिए होता था। आजकल टीवी, रेडियो, पेपर के द्वारा आप न्यूज लेते हैं, पहले न्यूज के साधन नहीं होते थे तो घुड़सवार घोड़े पर बैठ करके ऐसा चित्र बना करके दिखाते थे जिससे पता चल जाता था कि राज परिवार में क्या पोजीशन। तो देखिए इस महल के अब सेकंड ओपन कोर्टयार्ड में आप आ चुके हैं और इस ओपन कोर्टयार्ड के नेम जो थे 3 नेम थे, रंग महल, शीश महल और डांसिंग हॉल। आज से 500 साल पहले यहाँ विदाउट लाइट के डीजे, डिस्को जैसे सीन देखने को मिलते थे। लेकिन आप कहेंगे कि नाइट नहीं थी, विदाउट लाइट के कैसे डीजे हो सकता है, कैसे चल, तो उस समय का डीजे का क्या सिस्टम था वो यहाँ पर देखेंगे। जितनी आप ये फ्रेमें आप देख रहे हैं छोटी बड़ी मिला करके, इनमें सब में ग्लासेस लगे हुए थे अलग अलग रंग के। तो जैसे इस साइड में अलग अलग रंग के ग्लास फिट थे, इसी तरीके से जस्ट उस साइड में थे। ये स्टैंड नहीं पर लेंथ रखी जाती थी, लाइन में रखी हुई लैंपों की रोशनियां जब उधर वाले ग्लासों में पड़ती थी तो जितने भी रंगीन ग्लास होते थे उतनी ही रंगों की लाइट का रिफ्लेक्शन इस साइड में आता था और इस साइड से लाइट का रिफ्लेक्शन उस साइड में गिरता था। तो बीच में जो जेंट्स जो लड़ी डांस करने वाली होती थी उनकी ड्रेसों पर भी रंगीन रंगीन शीशे होते थे, तो मल्टी कलर लाइट रिफ्लेक्ट होती थी। ऐसा देखने को मिलता था, ऐसा कुछ मुगल आजम फिल्म में देखने को मिलता है ना। तो इसमें 4 रानियां इन जालों के पीछे अंदर बैठती थी पर्दे में और 4 रानियां उस साइड में, जिससे जो जेंट्स लेडी डांस करने वाले रानियों को नहीं देख सकते थे, लेकिन रानियां अंदर से बैठ करके सबको देख सकती थी। राजा मानसिंह और 2 गेस्ट ऊपर वाली बालकनी बैठते थे, लेकिन उनका जो चीफ गेस्ट होता था उसे राजा से नीचा बैठाया जाता था। अच्छा, राजा से नीचा। हाँ, डांसर लेडी डांस करने से पहले इनको मेकअप करना है, डेट चेंज करना है, तो सामने वाला जो रूम था ये ग्रीन रूम होता था जिसमें उनको कपड़े चेंज करना है और मेकअप करना है, इसके बाद में यहाँ डांस करती। राइट हैंड पर जो बड़ा रूम है, ये जो रूम देख रहा है डेकोरेटेड, सबसे ज्यादा खूबसूरत ये रूम है। अंदर जब अभी देखेंगे ये राजा रानी का बेडरूम था। यहाँ पर विदाउट लाइट के कूलर चलते थे, तो जब लाइट नहीं थी वो कूलर चलने का प्रोसीजर क्या था वो यहाँ पर देखेंगे। पूरा डेकोरेटेड था, पहले गेट नहीं थे, पर्दे डाले जाते थे, 2 कूलर चलते थे। तो कूलर कैसे चलता था वो देखिए, कूलर ये है एक उस पन्ने पर है, चलने का जो प्रोसीजर था। सामने जो हॉल आप देख रहे हैं, ये हॉल के अंदर एक बांस का पाइप लगाया गया था और उस बांस के पाइप में 2 बनी हुई बांस की पंक्ति लगी हुई थी। एक बांस की बनी हुई पंक्ति दीवार के बाहर होती थी और एक दीवार के अंदर में होती थी। जमीन की सतह से 350 फुट की हाइट होने के कारण हवा की स्पीड से बाहर वाली पंखड़ी घूमती थी तो अंदर वाली घूमेगी। हवा डायरेक्ट आएगी तो गर्म आएगी। यहाँ पर खस की जाली लगी हुई थी, बीच में टैंक था, पानी भरा रहता था, केसर से मिला होता था। पंख से टिकी हुई हवा पानी से टच होकर के खुशबू को लेके अंदर आती। एयर कूलिंग सिस्टम, नेचुरल कूलर, 90 विंड मिल, 500 साल पुराना। तो इस महल की अभी पहले तलगत में आप आ चुके हैं। ये राजा मानसिंह के समय रानियों का झूलाघर था। इसमें राउंड गेट में 8 गेट हैं, हर गेट पर कुंदे लगे हुए हैं। सभी डोरों के ऊपर गोल्ड प्लेट चढ़ी हुई थी, रेशम की डोरों के साथ झूले लगते थे, रानियां झूला झूलती थी। 17वीं सेंचुरी में जब इसको जेल बनाया तो यहाँ औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को इस रूम में फांसी दे के मारा था। उसके नाम से यहाँ सीधी थी, सामने प्लास्टर भरा हुआ चूना एक इस साइड में है, एक पाइप डाला था और रस्सी से बांध करके फांसी दे के मार दिया।
इसको मारा था सर? औरंगजेब ने मुराद को फांसी दे के मारा। हाँ, 4 भाई थे, उसमें से 3 भाइयों को जब उसने मारा तो एक भाई को मुराद को यहाँ फांसी दे के मारा, अपने सगे भाई? सगे भाई भाई सबको मार के ऊपर आया, वही सबको मारा। लेके नौवीं रानी का जो महल है ग्वालियर गेट पर गुजरी महल, उस महल को इस महल से सुरंग के रास्ते के जरिए जोड़ा गया था। और सुरंग के रास्ते से जुड़ा था, और सुरंग के रास्ते के साथ साथ इन्होंने 2 पाइप लाइन से जोड़ा था। यहाँ पर ये 2 पाइप में मिट्टी के चूना की सपोर्ट करते हुए डाले गए थे, जिससे कि एक पाइप से बोलते थे तो आवाज़ उस महल में पहुँचती थी, वहाँ से दूसरे पाइप से बोलते थे तो आवाज़ इसमें आती थी। तो ये राजा मानसिंह का मृगननी का टेलीफोन 1 किलोमीटर की दूरी तक का सबसे पुराना टेलीफोन था। टेलीफोन का आविष्कार ग्राम बेल ने किया था 200 साल पहले, लेकिन ये 500 साल पहले भी एक जगह रहकर दूसरी जगह रह कर के बात कर सकते थे एक दूसरे से। कितना ये कहाँ 1 किलोमीटर? 1 किलोमीटर। हाँ। यहाँ एक स्पेशल झूलाघर था राजा रानी का। अभी आपने रानियों वाला झूलाघर देखा था जहाँ सिर्फ रानियाँ झूलती थी, लेकिन यहाँ सेंटर में 4 कुंडे हैं, तो बीच में एक बड़ा झूलाघर था जहाँ 2 लोग एक समय एक साथ बैठ करके झूला झूल सकते थे। रानियों का स्विमिंग पूल था, 12 बाई 8 फुट का था, जिसमें केसर से मिले हुए पानी में रानी स्नान करती थी। जब लड़ाई हुई तो पानी को निकाला, चंदन की लपट में आग लगा दी। जलती हुई आग में रानियों ने यहाँ पर अपनी जान दे दी। इब्राहिम लोदी की और राजा मानसिंह की लड़ाई हुई थी ग्वालियर में, ठीक है ना। तो ये ग्वालियर में हुआ लड़ाई लोदी के और मानसिंह के बीच 1521 में। लोधी और इब्राहिम लोदी और मानसिंह के बीच। इसके बाद में जब रानी ने जौहर किया, जौहर को नाम कहलाया। बाद में जब मुगल टाइम आया, इसको जेल बनाया, तब इसको छोटा कर दिया। अभी लोग आते थे इसमें, कई लोग ऊपर को देख करके लाइट जब चली जाती थी तो अंधेरे में गिर जाते थे, इसलिए जाल डाल दिया है कि जिससे किसी तरीके से कोई हादसा ना हो। तब गुजरी महल तक कनेक्टेड था। जो राजा ने अपनी 9वीं रानी के रहने के लिए महल नीचे बनवाया था, उस महल से इस महल को सुरंग के साथ जोड़ा था। यदि कभी कोई इमरजेंसी टाइम आया तो ये रास्ते को यूज करके परिवार को लेके सुरक्षित जा सकते थे, क्योंकि गुजरी महल से 3 साइड को बढ़ता था, एक आगरा साइड, एक झांसी, एक नरवर। लेकिन ये रास्ते सिर्फ 1 और आधा किलोमीटर की दूरी ही तक जाते थे, ये बाद में खुल जाते थे किसी बावड़ी किसी तालाब पर। तो गुजरी महल नीचे सिटी में है, लेकिन आगे वाले एरिया में अगर आप जाएंगे तो वहाँ से वो गुजरी महल पूरा कंप्लीट दिखता है, और फिर उसकी प्रेम कहानी सुनने को मिलती है अगर उस महल को देखने जाएंगे आगे वाले एरिया में। अभी आपने ये सेंट्रल लेवल का सेंटर पार्ट देखा जो मान मंदिर पैलेस था। इसके अलावा आगे जो है अगर एक टिकट और लेंगे सेपरेट, जिसमें 20 रुपये का टिकट है पर पर्सन, जिसमें करण महल, जहांगीर महल, शाहजहाँ महल, भेज राणा की चित्री, जौहर कुंड और राजा मानसिंह की 9वीं रानी मृगननी महल का व्यू, अगर आपके पास आध घंटे का अगर टाइम हो तो आप वहां पर एक 20 रुपये का टिकट लेकर के आपको उस साइड को भी दिखाया जा सकता है। समय नहीं है तो अभी आप वापस अपनी कार पे जाएंगे, जहां से अभी आप पार्किंग पे पहुंचेंगे और वहां से लेफ्ट होते हुए सासू मंदिर, तेली मंदिर और गुरुद्वारा देख सकते हो। नौवीं रानी मृगननी महल का व्यू, जो मृगननी की कहानी के साथ साथ में उसका महल देखने को आता है। तो पहले तो आप इसकी कहानी सुन लीजिए 2 मिनट की, हाँ, कि आखिर में मृगननी है क्या बला है, उसकी कहानी क्या है। राजा की 8 रानियाँ थीं जब तक संतान नहीं थी, किसी को पुत्र नहीं था। एक बार की बात है जब राजा शिकार खेलने जंगल में जा रहे थे तो उन्होंने एक सीन देखा कि एक बहादुर खूबसूरत लड़की भैंस से लड़ रही है।
और वो सीन देखा कि जब वो लड़की लड़ते हुए अपनी ताकत से और भैंसे को हरा देती है। तो राजा बड़े खुश हुए, उस लड़की के नज़दीक जाकर के उससे नाम पूछते हैं कि भाई आपका नाम क्या है। उन्होंने कहा मेरा नाम नन्ही है। राजा ने कहा आपका नाम जो नन्ही है वो आप लायक नहीं है, आप तो बहुत बहादुर हैं, बड़ी सुंदर हैं, और हम आज से आपका नाम चेंज करते हुए मृगनयनी नहीं रखते हैं, लेकिन आपको हमारे साथ शादी करनी होगी। तो लड़की क्या कहती है, मैं शादी तो कर सकती हूँ आपके साथ, लेकिन मैं भी आपसे 3 शर्तों की डिमांड रखना चाहती हूँ। मेरी अगर 3 शर्तें आप मान लेंगे तो मैं शादी कर लूँगी। राजा ने कहा हम आपकी हर शर्त को देने के लिए तैयार है, मांगिए क्या मांगना है। तो लड़की ने पहली शर्त ये मांगी कि आपकी रानियाँ पर्दा डाल के रहती हैं, हम इस तरीके से कभी पर्दा यूज नहीं करेंगे, हमेशा पर्दे से बाहर रहेंगे। दूसरी शर्त ये मांगी राजा के सामने कि आप युद्ध में लड़ने जाओगे, जंगल में शिकार खेलने जाओगे तो मैं साथ में रहूँगी। तीसरी शर्त, मैं ग्वालियर के पानी को नहीं पीऊँगी, क्योंकि मेरे अंदर जो पावर है, जो ब्यूटी है, वो मेरे राई गांव के पानी का कारण। जहाँ की मैं रहने वाली हूँ, जिस नदी का पानी पीती हूँ, वो पानी निरंतर ग्वालियर तक ला सकते हो तो मैं शादी कर सकती हूँ। ये शर्त बहुत कठिन थी। गांव की दूरी 18 किलोमीटर पर थी, 3.5 फुट किले की हाइट थी, किले के ऊपर पानी को लाना संभव नहीं था, लेकिन राजा ने वचन दे दिया था पूरा करना। इसलिए इस किले के ऊपर महल बनवाते हुए उस महल को किले के बाहर जमीन लेवल से नीचे बनवाया, जैसे कि 18 किलोमीटर की दूरी से मिट्टी के पाइपों को चूना की सपोर्ट करते हुए वो महल के अंदर तक पानी को लाया गया 500 साल पहले। तो वो महल अभी आप यहाँ से देखेंगे, बहुत ही खूबसूरत है। अब उसको म्यूजियम बना दिया है। जो वहाँ जो म्यूजियम है उसके अंदर एक कभी जाओगे तो एक मूर्ति, बहुत फेमस मूर्ति, उसमें सालभंजिका के नाम से, सालभंजिका के बारे में अगर आपने सुना हो तो ये सालभंजिका वो है जो इंडियन मोनालिसा कहा जाता है। पेंटिंग में इन मोनालिसा है, और उससे ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पर स्टोन की बनी हुई एक मूर्ति है लेडीज की, कोई देवता की नहीं है, सुंदर लेडीज के लिए बनाया गया है। इतना सुंदर है उसके अंदर खूबसूरती के, उसको अगर आप नज़र से देखेंगे और 1-2 मिनट के लिए अगर नज़र रोकेंगे तो ऐसा लगता है कि मुस्करा करके आपसे कुछ कहना चाहती है, इतनी सुंदर है। 4 करोड़ का बीमा है उसका। और इटली, फ्रांस, जर्मन कई जगह जब जाती है तो हर जगह से फर्स्ट में इनाम लेके आती, इतनी सुंदर है। उसके अंदर कभी जाते हैं अगर आप तो उस मूर्ति को जरूर देखें। कहाँ पे? सेंचुरी से हुई राजा सूरज सेन के द्वारा 6वीं शताब्दी में किले की दीवार को बनवाया था। 6वीं शताब्दी से पहले ये सारा जंगल था। जैसे ये पहाड़ियाँ आप देख रहे हैं, ये भी एक पहाड़ी थी। इस पहाड़ी इलाके में बाहर के स्टेट वाले राजा शिकार खेलने आते थे। इनमें आपने महाभारत के टाइम पर नाम सुना होगा कुंती नगर के नाम से, जो पांडवों की माँ का मायका था कुंती नगर। वो यहाँ से 45 किलोमीटर की दूरी पर एक टूटी हुई स्टेट है, उसको कुतवार कहते हैं। पहले उसका नाम था कुंतलपुर, और अभी ये उसका नाम कुतवार। बाहुबली पिक्चर वाला। तो यहाँ नहीं, महाभारत के पांडवों की माँ का कुंती का मायका था। तो महाभारत को 5,500 वर्ष हो गया है। उससे 4,000 वर्ष बाद, आज से 1600 साल पहले, वहाँ के राजा सूरज सेन नाम के राजा ये जंगल में शिकार खेलने आए थे। पानी की तलाश कर रहे थे। एक महात्मा जी रहते थे यहाँ, उनका नाम था गालव ऋषि। उनसे आके मिले और पानी की डिमांड की। उनके पास में एक झील बनी हुई थी, उस झील में वो पानी पीने के लिए परमिशन दे देते। राजा के शरीर में काफी लंबे समय पहले से कुछ रोग की बीमारी थी। जब राजा पानी पीने के लिए हुए तो टैंक के अंदर गिर पड़े। देखा कि उनके शरीर में जो कुछ रोग था वो ठीक हो गया। राजा बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? तो वो कहते इस जगह पे एक तालाब बनवाइए। तो फर्स्ट में राजा सूरजपाल ने कुंड बनवाया। अपने नाम पर उस कुंड का नाम रखा सूरज कुंड। जब आप गुरुद्वारे जाएंगे तो गुरुद्वारे के पहले एक बड़ा वाटर टैंक बना है, वो सूरज कुंड के नाम से है। लेकिन महात्मा जी का नाम था गालव ऋषि, उनके नाम पर शहर को बसाया और शहर का नाम रखा ग्वालियर। तो गालव सिंह के नाम से ग्वालियर, सूरजपाल के नाम पर सूरजकुंड। वहाँ से सिटी की स्टार्टिंग और सिटी का बसना चालू। फिर यहाँ पर कई राजाओं का राज चलता रहा है। 108 राजाओं का राज रहा है। लेकिन यहाँ से फेमस राजा मानसिंह हुए हैं। राजा मानसिंह एक बहुत ही बहादुर योद्धा भी कहा गया है उनको। एक कला के बड़े प्रेमी कहा है, जिन्होंने इतनी खूबसूरत महल बनवाया। दूसरा, संगीत के बड़े विद्वान थे, जिनकी ध्रुपद राग उन्हीं की देन है। और बड़े रंगीन स्वभाव के थे, जिन्होंने 9 रानियों के साथ शादी की। तीसरा, 8 रानियों से शादी की, 8 रानियों से शादी की, लेकिन 9वीं रानी से लव मैरिज किया, वो भी 500 साल पहले।
अभी कहानी सुना आपने? लव मैरिज था, वहाँ देखा खूबसूरती को उन्होंने शादी करने के लिए प्रस्ताव रख दिया, है ना। तो ये मानसी जो राजा ग्वालियर के थे, एक मानसी जयपुर वाले थे, वो अकबर के समकालीन, ये फिर दोबारा से मतलब वो आज तक नहीं थी किसी की, जो अभी तक कहानी में सुना आपने। जब राजा मानसी ने 9वीं रानी से शादी की तो पुत्र पहली रानी के हुआ, सुमनमुनि नाम था, विक्रम सिंह नाम थे। फिर मृगनयनी के भी 2 पुत्र हुए थे। तो पहली रानी के लड़के का नाम विक्रम सिंह तोमर था। इन्होंने यहाँ पर शिव जी का मंदिर बनवाया। औरंगजेब ने आदेश किया था मूर्ति को तोड़ने का, तो मंदिर में से मूर्ति को निकाल के इस जगह पे हवन कुंड की जगह छिपा दिया था। और छिपी हुई जो शिवलिंग मिली है तो ये बाहर विराजमान है। ये 500 साल पुराना शिवलिंग है, लेकिन कॉपर प्लेटिंग, नेत्र वगैरह ये सब नया है, लेकिन स्टोन की जो शिवलिंग है वो 500 साल पुरानी है ना। यहाँ छिपा दिया था ना, इसलिए वो साबित मिला है। नहीं तो हर जगह से मूर्तियों को तोड़ दी गई है ना औरंगजेब के द्वारा। वो रखे जो हाँ जो शिवलिंग अभी यहाँ पर रखी हुई है। कल का फंक्शन था यहाँ पर, और यहाँ पर कोई प्रोग्राम रखा गया पहले का जमाना तो पत्थर का रहेगा, पूरा अखंड पत्थर का रहेगा। वो यहाँ से समझ लीजिए वो 2 मंदिर हैं। जब वहाँ जाएंगे तो नजदीक से देख सकते हैं आप। बड़ा वाला जो आप देख रहे हैं राइट हैंड वाला, वो विष्णु मंदिर है, और ये छोटा वाला जो लेफ्ट वाला देख रहे हैं वो शिव जी का मंदिर है। तो महाराजा महिपाल नाम के राजा थे, उनकी माँ भगवान विष्णु जी की पूजा करती थी। जब उनकी शादी हुई तो उनकी वाइफ शिव की पूजा करती थी। एक में बैठ के सास पूजा करती थी, एक में बहू पूजा करती थी, इसलिए पब्लिक ने शॉर्टकट नाम कर दिया सास बहू का मंदिर। वैसे मंदिर का नाम सहस्त्रबाहु मंदिर था। फिर वहीं से जब आप राइट टर्न करते हैं तो गुरुद्वारे के पीछे होते हुए सिंधिया स्कूल पर एक ग्राउंड देखते हुए तेली का मंदिर। अभी एक बाहर बोर्ड लगा है, वहां जब आप जाकर के पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा है कि तेल व्यापारी से पैसा लेके बनाया था, तेली का मंदिर इसलिए कहा जाता है। तब उसकी कहानी 2 है। और भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनने लायक है। ये गुरुद्वारे की कहानी है। जब आप वहाँ गुरुद्वारे जाएंगे तो आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि गुरुद्वारा बना क्यों, क्योंकि उसकी कहानी गुरुद्वारे की और इस बिल्डिंग की कहानी बराबर एक ही टाइम की है। जहांगीर का जब टाइम था, जहांगीर ने किला जेल बना दिया था। जैसे तिहाड़ की जेल है, ऐसा ग्वालियर किला जेल था। जो राजा टैक्स नहीं देता था वो बंदी बना, उस राजा को बंदी बना लेता था जहांगीर, और ग्वालियर के किले पर कैद रखता था। तो यहाँ पर कितने राजा, 52 राजा कैद हो चुके थे। इनके साथ में 6 गुरु हरगोविंद साहब को भी नजर कैद किया था यहाँ। लेकिन राजाओं को तो इसलिए रखा था जो राजा टैक्स नहीं देते। गुरु साहब को लाने का क्या कारण था? गुरु साहब को लाने का ये था कि वो भी पॉलिटिक्स से जुड़े हुए थे, वो भी राजाओं को मिलाने का प्रयत्न कर रहे थे, एक यूनिटी बनाना चाहते थे उनके खिलाफ। जहांगीर ने सोचा अगर ये राजाओं को मिला लेंगे तो हम शासन कैसे करेंगे। तो ये डायरेक्ट बंदी नहीं बना सकते थे, गुरु साहब को पकड़ नहीं सकते थे कि अगर ऐसा करेंगे तो विद्रोह हो जाएगा। तो ये चालाकी से उन्होंने, जहांगीर ने गुरु साहब से कहा कि आप तपस्या करते हैं, तपस्या करने में बहुत महान है, हम भी चाहते हैं कि आप हमारे लिए तपस्या करें 40 दिन का, लेकिन ग्वालियर के किले पर। वो तैयार हो गए। ग्वालियर के किले पर उनको तपस्या करने के बहाने से लाया गया, लेकिन यहाँ से नहीं निकलने दिया। जब नहीं निकलने दिया तो काफ़ी समय हो गया। तो पहले तो उसको ये बताया था कि हम बीमार हैं, हमारे लिए तपस्या करेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन पहले बीमार नहीं था, अब बीमार हो गया। अब सपने में शेर दिखने लगा, बड़ा विचलित कर दिया इनकी तपस्या के कारण। अब जहांगीर की पत्नी मलका नूर जान ने शाही मियां मीर से पूछा, शाही मियां मीर बहुत पहुंचे हुए सूफी संत थे, उनसे पूछा कि कारण क्या है, बीमार रह रहे हैं और सपने में शेर दिखाई देते हैं, बड़े विचलित हो रहे हैं। उन्होंने बताया आपने एक गलती कर दी है, आपने एक संत को बंदी बनाया है, उनसे जाके माफी मांगो, उनको छोड़ दो। मलका नूर जहां के कहने पर गुरु साहब को छोड़ने का ऐलान कर दिया। गुरु साहब को जब छोड़ने का ऐलान हुआ तो ये राजाओं को खबर हुई गई, तो सुबह तो गुरु साहब यहाँ से चले जाएंगे। सारे राजाओं ने गुरु साहब से प्रार्थना की कि यदि आप अकेले यहाँ से निकल जाओगे तो हमको कोई छुड़ाने वाला नहीं है। उन्होंने कहा ना, हम अकेले नहीं जाएंगे, हम जाएंगे तो सारे राजाओं को साथ में लेके जाएंगे, अन्यथा हम नहीं जाएंगे।
ये उसकी बेगम को खबर हुई कि गुरु साहब नहीं जाना चाहते, वो तो राजाओं को साथ में लेके जाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा जितने भी राजाओं को गुरु साहब अपने साथ में लेके जाना चाहे उनको सबको छोड़ दो। अब जहांगीर सोचने लगा ये तो संकट वाली बात, अगर बात मानते हैं तो ये राजा खुलते हैं तो बगावत होने की दिक्कत है, और अगर बेगम की बात को नहीं माने तो ये घर की टेंशन है, ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है, बीमार गिर जाएगा, है ना। तो उसने सोचा क्या होना चाहिए, उन्होंने कहा ठीक है आपकी बात से हम सहमत हैं, हम राजाओं को छोड़ सकते हैं, लेकिन हमारी एक शर्त रहेगी, हम उन राजाओं को छोड़ देंगे जो गुरु का पल्ला पकड़ के राजा जाएंगे, यानी जो कपड़े को गुरु साहब पहने हैं उनके कपड़े को जितना राजा पकड़ लेंगे हम उसको छोड़ देंगे। ये क्यों कहा उसने, बड़ा दिमाग का तेज था वो, कम लोग कि कोई राजा पल्ला नहीं पकड़ेगा। पल्ले का मतलब होता है किसी के सामने झुकना, और पहले के राजा सिर कटा देते थे, झुकाते नहीं थे। तो जहांगीर को विश्वास था कि कोई राजा पल्ला नहीं पकड़ेगा तो राजा नहीं जाएगा, और राजा नहीं जाएंगे तो गुरु साहब ने वचन दे दिया वो भी नहीं जाएंगे, तो अपनी बेगम को भी खुश कर लिया और सारे के सारे कैदियत न रहे। उसके दिमाग में ही चल रहा। इधर जब गुरु साहब को मालूम हुआ तो राजाओं से पूछा आप राजपूत राजे हो, क्या आप हमारे कपड़े को पकड़ के जाना चाहोगे। राजपूत राजाओं ने विचार किया हम किसी राजा महाराजा का पल्ला नहीं पकड़ रहे हैं, ना ही किसी आम जनता का पल्ला पकड़ रहे हैं, पल्ला तो हम एक संत का पल्ला। बोले गुरु जी हम आपके पल्ले को पकड़ने के लिए तैयार हैं। जब वो तैयार हुए तो गुरु साहब को फिर एक मन में सोचा कि राजा तो बहुत सारे हैं और कपड़ा तो मेरा छोटा है, कैसे निकाला जाए। लेकिन गुरु तो महान थे, उन्होंने सोचा पल्ला पकड़ने के लिए कहा है, यदि कपड़े को पकड़ने के लिए कहा, ये तो नहीं कहा कि कपड़े का एरिया कितना छोटा कितना बड़ा होना चाहिए। इसलिए गुरुजी ने 52 फेस का कुर्ता बना। आपने देखा सरदार लोग कुर्ता पहनते उसमें कलियां टकी होती है, तो उसमें ऐसे 52 झालरें टाकी गई, उसको पहना, एक एक राजा को एक एक फीस पकड़ाया और सारे राजाओं को कैद से छुड़ाया। उनकी यादगार में दाता बंदी छोड़ के नाम से गुरुद्वारा है। दाता हरगोविंद साहब बंदी बावन राजे, दाता ने बंदियों को छुड़ाया। तो यहाँ जहांगीर के सिर्फ सैनिक रहते थे, इन सैनिकों की ड्यूटी के लिए चारों तरफ बाउंड्री वॉल पर लगती थी। जो सैनिक यहाँ रहते थे उनके नहाने के लिए तालाब बनाया गया था। ये डबल स्टोरी में 45 फुट गहरा। सर मृगननी का महल, गुजरी महल, जो यहाँ से आप जब देखोगे नीचे को तो वो चौकोर बना हुआ दिखाई देगा। एक मस्जिद है, गुजरी महल है, नीचे वो क्या है, वो छोटा वाला। सामने जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं अंग्रेजों के टाइम की बनी हुई है। अंग्रेजों के टाइम पर यहाँ बारूद कारखाना खोला था। ये 1881 की बनी हुई है। ये तालाब बना, ये जौहर कुंड है। 1232 में इल्तुतमिश का आगमन हुआ था। इल्तुतमिश की लड़ाई में यहाँ के राजा मारे गए थे। उनके मरने के उपरांत उनकी रानियाँ और दासियाँ मिलाकर के 70 लेडीजों ने एक साथ में यहाँ जौहर किया। उनकी यादगार में तालाब बनवाया जिसे जौहर कुंड कहते हैं। मंदिर जैसा बना हुआ है वो छित्री है। राजा भीम सिंह राणा जाट वंशज राजा थे, फाइट करते हुए मारे गए। मरने के बाद जहाँ उनकी चिता जलाई गई उसी जगह पर स्मारक बनाया है, तो वो छित्री बनी हुई है राजा की यादगार में। ये रानियों की यादगार में तालाब बना है जिसे जौहर कुंड कहते हैं। ये अंग्रेजों के टाइम की गई है। कितने साल में नहीं सुना है वो दोबारा सुन सकते हैं। ये भीम सिंह राणा की छित्री है, सामने तालाब जौहर कुंड है, और ये सामने जो बनी हुई बिल्डिंग है ये अंग्रेजों के टाइम की है। और यहाँ पर एक थोड़ा गौर से देखिए, सामने वाली जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं वो राजपूत डिजाइन का दिख रहा है ना, ये राजपूत डिजाइन का है। लेकिन अगर लेफ्ट में देखते हैं तो ये पूरा महल ये मुगल डिजाइन का है। इसका आर्च देखो पूरा लगी दिखाई दे रहा है। तो राजपूत डिजाइन और मुगल डिजाइन और पर्शियन डिजाइन यानी जो है विदेशी डिजाइन,
यानी जो रोमन स्टाइल, ये तीनों स्ट्रक्चर एक ही जगह से आप देखने को मिल रहा है। ये वाली छतरी किसी जगह है? यहाँ पे भी ये महल करण महल के नाम से है। ये राजा मानसी के दादाजी थे करण सिंह तोमर, इन्होंने इस महल को 14वीं शताब्दी में बनवाया था। ये 4 मंजिला था, 4 मंजिल में से नीचे 2 मंजिल टूटने के कारण से बंद है। एक हॉल खुला हुआ है, लेकिन हॉल जो खुला है वो सिंपल है, अंदर जाकर के भी देख सकते हो, ना जाएं तो आपकी मर्जी है। तो ये मानसी की कहानी से लेके आगे बढ़ते हैं। मानसी के बाद लोधी ने अटैक किया था, इसको जीत लिया था। लोधी को डिफीट दी थी बाबर ने 1526 में। यहाँ पर ये बाबर के कब्जे में आया और बाबर से उनकी मुगल सल्तनत चलती रही। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब तक। जब औरंगजेब 1707 में ख़त्म हुए तो मुगलों का जो पावर था वो कम हो गया। जब इधर कम हुआ तो मराठाओं का पावर बढ़ने लगा और इतना बढ़ा कि मराठाओं ने दिल्ली तक पहुंच गए। लेकिन बाद में फिर दिल्ली पर जो है मुगल रूलर को बिठा दिया और ग्वालियर तक ही ग्वालियर मराठाओं का रहा। लेकिन एक्चुअल में मराठाओं में बाजीराव जो पेशवा थे, इन बाजीराव पेशवा के अंडर में था ये पूरा क्षेत्र। इसके बीच में एक तीसरी ताकत आई हमारे हिंदुस्तान को जीतने के लिए, अहमद शाह अब्दाली। जब अहमद शाह अब्दाली आया तो अहमद शाह अब्दाली से लड़ने के लिए मुगल और मराठा दोनों एक हो गए और उसके सामने लड़े, अहमद शाह अब्दाली के सामने। लेकिन हमारे जितने भी राजपूत रहे हैं हमेशा कभी किसी को धोखा दे के नहीं लड़े, और धोखा लेके नहीं लड़े हैं। उसी का कारण था कि वो धोखे वाला जीत करके हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया था। उसने युद्ध के टाइम से 2 घंटे पहले ही आक्रमण कर दिया था अहमद शाह अब्दाली ने, तब वो जीता था। ऐसे इतनी बड़ी सेना को वैसे नहीं हरा पाया था कि वो फाइट से हार गए या धोखे से। अहमद शाह अब्दाली लूट करने के बाद चला गया था, वो जाना समय नहीं रुका। तो जो एरिया मुगलों का था वो मुगलों के अंडर में रहा, जो पेशवाओं का था वो पेशवाओं के अंडर में रहा। ग्वालियर एक ऐसा था कि पहले मुगल को टैक्स दे रहे थे, बीच में पेशवाओं ने इसको ले लिया था, अपने कब्जे में कर लिया था, तो दोनों के बीच में था। दोनों ने मिलकर महाजी सिंधिया को उज्जैन की सूबेदारी दी थी। उज्जैन से हटा करके इन्होंने अपनी स्टेट चेंज की ग्वालियर। तो ग्वालियर में महाराजा महाजी सिंधिया 1765 में आए। 1765 में ये ग्वालियर उनके अंडर में आ गया और ग्वालियर, उज्जैन वगैरह ये सारा का सारा ये ग्वालियर से हैंडल करने लगे। इससे पहले ग्वालियर से पहले ग्वालियर उज्जैन से हैंडल होता था, यानी उनका स्टेट उज्जैन थी लेकिन ग्वालियर तक था। इसके बाद में ग्वालियर अपनी केंद्र माना और उज्जैन तक उनके अंडर में रहा। तो महाजी सिंधिया, फिर दौलत राव सिंधिया, फिर जीबाजीराव सिंधिया, फिर महादेवराव सिंधिया, फिर जीबाजीराव, फिर महादेव। दो बार महाराजा जीबाजीराव सिंधिया जी का नाम आया है, 2 बार महाराजा महादेवराव सिंधिया जी का नाम आया। अभी जो प्रेजेंट महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं वो 8वें नंबर के हैं। तो उनका पैलेस प्राइवेट जो है जयविलास पैलेस है, वो उनके अंडर में है। ये सब गवर्नमेंट की धरोहर है, जिसमें स्टेट का है और कुछ केंद्र का है, दोनों अलग अलग बटे हुए हैं। जैसे इस एरिया में आप देख रहे हैं तो स्टेट आर्कियोलॉजिकल का है। जब अभी आप मानसी महल में जाएंगे या शासनदिल तेली मंदिर जाएंगे तो वो सेंट्रल आर्कियोलॉजिकल का है। ठीक है जी। আশা করছি আজকের এই পর্ব আপনাদের ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটিকে লাইক করবেন এবং শেয়ার করে অপরে দেখার সুযোগ করে দেবেন এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকার অনুরোধ রইল। সবাই খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হবে পরের পর্বে।